How are you, students? Perhaps you are fine. Today, geography is turn. आज का पाठ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसकी हम वीडियो बनाएंगे, आप ध्यान से इसे सुनिए, देखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बाजार में हमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां और सेवाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं और कुछ ज़रूरत के लिए दूर से लाई जाती हैं। इन सेवाओं को लाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, संचार व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु अपेक्षित है। किसी भी देश के विकास के लिए परिवहन के साधन और संचार व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। परिवहन के साधन तीन तरह के होते हैं: स्थलीय परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थलीय परिवहन में सड़क, रेल परिवहन और पाइपलाइंस आती हैं। जल परिवहन में दो तरह के होते हैं: आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। विमान, घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा को भी दो क्षेत्रों में बांटा गया है: एक सार्वजनिक प्राधिकरण और एक निजी विमान सेवा। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक स्थान तक ही सीमित नहीं रहती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ये काफ़ी इधर उधर दूर तक आती जाती रहती है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आज भारत में अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक, बहुल विविध प्रकार की जो भी विविधताएं हैं उन सभी में सुचारू रूप से यह जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल, समाचार पत्र, रेडियो, जो भी कम्युनिकेशंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनके द्वारा ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। परिवहन की बात करते हैं तो परिवहनों में जैसे कि मैंने बताया कि तीन तरह के हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और अब पाइपलाइन भी आ गई है। तो रेल परिवहन की जो सुविधा है उसका बड़ा महत्व है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत कम है, लेकिन रेलवे में आरामदायक सुविधा पूर्वक यात्रा की जा सकती है। सड़कों को ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी बनाया जा सकता है, जबकि रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती। सड़कों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। हम घर से परिवहन के साधन से बैठकर स्टेशन पर उतर सकते हैं, हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। तो सड़क का बहुत बड़ा महत्व है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसको इंग्लिश में गोल्डन कॉरिडोर ट्रेयल सुपर हाईवेज का नाम दिया गया है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम में है, वहाँ से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो इस तरह से ये सड़क मार्ग दिखाया गया है, आप देख रहे हैं। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसको भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के
अधिकार क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनकी देखभाल व रखरखाव CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राजमार्ग, जिसको GT रोड कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राजमार्ग, राजमार्गों के बारे में आप समझेंगे। राजमार्ग उन्हें कहते हैं जो राज्य की राजधानी से होकर गुजरते हैं, राज्य की राजधानी से होकर गुजरते हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण राज्यों अन्य महत्वपूर्ण नगरों को भी जो जोड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। PWD इनको देखरेख करता है। जिला महामार्ग, जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। यानी जिला मार्ग वो होता है जो जिले, जो मेन, जैसे गाज़ियाबाद है तो गाज़ियाबाद से होकर जो सड़कें जाएंगी वो जिला मार्ग है। एटा है, एटा से जो भी सड़कें जाएंगी वो कैसी सड़कें होंगी? जिला मार्ग। ये इस प्रकार से मानचित्र आप देख सकते हैं। इस मानचित्र में राष्ट्रीय सड़कों को दिखाया गया है। अन्य सड़कें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत इस प्रकार की सड़कों को बढ़ावा दिया गया है। सीमांत सड़कें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांत सड़कें उन सड़कों को कहा जाता है जो देश की सीमाओं से होकर गुजरती हैं, जिससे सेना के लिए रसद सामग्री, भोजन आदि सामान पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। रेल परिवहन, रेल परिवहन के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि रेलवे के साथ कौन कौन समस्याएं हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग बेटिकट चलते हैं, इंजन और ट्रेन के डिब्बे, पटरियां सब पुरानी हैं, चोरी होती रहती है, समय का पालन नहीं होता, तो इस तरह की समस्याएं हैं। मगर कुछ अच्छी बातें भी हैं। अगर दूर की यात्रा करनी है तो रेलवे सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होती है। इसके बाद हम आगे आते हैं पाइपलाइन पर। पाइपलाइनों के द्वारा पानी, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है। और जब फैक्ट्रियों में कहीं कहीं जहां लोहा वगैरह गर्म किया जाता है, वो भी पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इससे फ़ायदा ये है कि सड़कों पर बहुत ज़्यादा परिवहनों का जाम नहीं होता, एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो जाती हैं, सड़कों पर दबाव कम होता है। अगर गाज़ियाबाद या अन्य किसी शहर में अगर 5-7 रोज़ टैंकर आते हों तो वो सड़क पर दबाव बनाएंगे और एक्सीडेंट होने पर भयंकर समस्या हो सकती है। मगर पाइपलाइन एक बार बिछ जाने के बाद फिर दिक्कत नहीं आती है। रेलवे नेटवर्क आप देख सकते हैं। गैस पाइपलाइन गुजरात से हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है, मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर गुजरती है। इनकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। जो गैस पाइपलाइन होती हैं इनका उपयोग गैस के लिए तो होता ही है, साथ में जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती है उसमें भी गैस पाइपलाइन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जल परिवहन सबसे सस्ता जल परिवहन मार्ग होता है। इससे भारी से भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। भारत की अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 मार्ग ही मशीनकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जैसे हल्दिया
से लेकर इलाहाबाद तक गंगा जलमार्ग है जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है जलमार्ग, जो नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 कहलाती है। तो इस तरह से बहुत सारे अन्य भी जलमार्ग हैं जो देश के अंदर चलाए जाते हैं। हमारे देश में प्रमुख 12 पत्तन हैं। भारत की जो समुद्रीय सीमा है, तट रेखा है, वो है 7516.6 किलोमीटर तथा 200 छोटे छोटे पत्तन भी हैं। 12 बड़े हैं, बाकी 200 छोटे पत्तन हैं। प्रमुख पत्तन देश का 95% व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद कांडला पत्तन को विकसित किया गया, क्योंकि जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए उसे किया गया। मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए गोवा में पत्तन खोला गया है, जिसको मरमा गोवा के नाम से जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे वायु परिवहन। जो वायु परिवहन है ये बहुत ही तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन के साधन हैं। दुर्गम स्थानों पर जहाँ सड़कें नहीं हैं, समुद्र नहीं है, नदियाँ नहीं हैं या उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ घने जंगल हैं वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचा जाए और ये बात तो तय है कि वहाँ आने जाने के लिए हवाई यात्रा को ही प्रयोग में लाया जाता है। आप आगे देखेंगे इस पाठ में, इसमें विभिन्न प्रकार के हवाई साधनों का प्रयोग होता है। इसमें हेलीकॉप्टर हैं, एयर इंडिया के विमान हैं आदि, इनको ध्यान से पढ़ना है। संचार सुविधा सेवाएं, जिसमें मीडिया आती है सभी तरह की, और कोई जो ज़्यादा लोगों तक हम कोई चीज़ या आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो का सहारा लेना होगा। और अगर हम बात व्यक्तिगत रखना चाहते हैं तो ईमेल, मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कहीं भीड़ को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो लाउड स्पीकर के द्वारा भी ये बात रखी जा सकती है। भारतवर्ष में विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं, विभिन्न भाषाओं में फिल्में बनती हैं और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन के साधनों और संचार व्यवस्था के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कर सकते हैं और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। आगे हम देखेंगे कि भारत में परिवहन सुविधा के कारण विभिन्न प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में लोगों को काम मिलता है। कुछ लोग होटल व्यवस्था में लगते हैं, कुछ परिवहन में, कुछ गाइड के रूप में, और देश में विविध प्रकार से ये पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ हम पाठ का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी